अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस के एमसीक्यूज को, जो कि स्टूडेंट्स के लिए जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता अच्छे से उसके लिए ये बड़ा नाइटमेयर होता है। गुज़श्ता 3 सालों से इनहेरिटेंस से कोई बहुत मुश्किल एमसीक्यूज आने का ट्रेंड नहीं देखा गया, बट कुछ भी बोल नहीं सकते, हो सकता है इस बार आ जाए। कुछ पास पेपर के एमसीक्यूज हम यहाँ पे देखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेटा, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली आसान वाला। कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया इन मेन आर कंट्रोल्ड बाय। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया इन मेन आर कंट्रोल्ड बाय। अच्छा, अब ये मेन का मतलब यहाँ पे आदमी वाला नहीं, ये ओवरऑल ह्यूमन स्पीशी को रेफर कर रहा है। सही है। इसका सही ऑप्शन है आपका रेसेसिव जीन्स। अच्छा जी। सेकेंड क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट आफ्टर इंजरी इज नोन एज। ऑब्वियसली ये हेमोफीलिया की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स बेटा मेंडल को बोला जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल। अच्छा, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल उसको उसके मरने के 35 ईयर्स के बाद मिला। ओके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल दैट डिफर इन। मोनोहाइब्रिड की बात हो रही है, यानी सिंगल ट्रेट की बात हो रही है। दैट इज ए, इसका आंसर होगा। Mendel concluded that each organism has two heredity factor for each trait, now called alleles कहते हैं बेटा इसको, chromatids and chromosomes तो नहीं हो सकता। बी इसका सही ऑप्शन है। ओके। अ मैन हु इज कलर ब्लाइंड मैरीज अ नॉर्मल। अच्छा, याद रखना मैन जो है यहाँ पे अब यहाँ पे जेंडर की बात हो रही है। एक आदमी है जो कि कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड के लिए हम यहाँ पे, अच्छा देखो, कहीं पे सी से रेफर किया जाता है, कहीं पे ऐसे स्मॉल कैपिटल एन, सॉरी कैपिटल एन नहीं, स्मॉल एन रेफर किया जाता है। हम यहाँ पे समझते हैं कि भाई सी एक्स स्मॉल एन एंड वाई, ये मैन का जीनोटाइप है जो कि कलर ब्लाइंड है। मैरीज अ नॉर्मल वुमेन। अच्छा, नॉर्मल वुमेन एंड टुगेदर दे हैव अ डॉटर हु इज नॉट कलर ब्लाइंड। अच्छा, इसके साथ एक डॉटर। अब देखो, डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन आपको पता है कि भाई अगर बाप में कलर ब्लाइंडनेस हो, और आपको पता है कि जो डॉटर यानी फीमेल जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें बाप से एक एक्स क्रोमोसोम तो आता है और मदर से एक एक्स क्रोमोसोम आता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं है, तो एक जीन तो उसमें नॉर्मल वाला है क्योंकि वो कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन क्योंकि फादर जो है वो कलर ब्लाइंड था तो एक जीन उसमें कलर ब्लाइंडनेस का आएगा, तो डॉटर का जीनोटाइप ये होगा। इफ द डॉटर मैरीज अ मैन with normal vision, if that same daughter marries a man जिसका विजन नॉर्मल है। सही है। What is the probability of the first born child being a son who is color blind? अच्छा, अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी अब जगह अगर आप इसमें देखोगे सन होने की, और तो अगर आप इसका क्रॉस करो दैट बिकम लाइक दिस, तो क्या बनेगा आपके पास, एक्स कैपिटल एन एक्स स्मॉल एन, डॉटर एंड नॉर्मल। नॉर्मल से मतलब कैरियर, बट कलर ब्लाइंड नहीं है ना, ये दोनों डॉटर नो कलर ब्लाइंडनेस, एंड एक्स कैपिटल एन एंड वाई, एंड एक्स स्मॉल एन एंड वाई। तो देखो सिर्फ ये बच्चा कलर ब्लाइंड होगा। ऐसे ये थोड़ी राइटिंग में थोड़ी ऐसी होगी क्योंकि टैब में बहुत सही से लिख नहीं पा रहा, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा आई गेस कि मैं यहाँ पे क्या क्रॉस हो रहा है, आप खुद भी करके देखोगे। तो बेटा चार में से एक ही बच्चा होगा, वो भी मेल ऑफ स्प्रिंग की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दियर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, पहले क्या है फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बीइंग अ सन। अच्छा, हु इज कलर ब्लाइंड, यानी यहाँ पे ओवरऑल बात की गई है फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड में कि वो सन हो और कलर ब्लाइंड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बेटा वो 25% होगी। तो ये इसका सही ऑप्शन है। इन मैन टॉलनेस इज डैश ओवर शॉर्टनेस। देखो टॉलनेस जो है आपके पास ये वाला जो हाइट है ना बेटा, हाइट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाइट का जो जीन है ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। सही है, पॉलीजेनिक ट्रेट है पहली बात, और दूसरा ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट है तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखती है। वेरिएशन इसलिए क्योंकि बेटा आपको
को ये होता है कि भाई आपको कुछ लोगों की हाइट जो है वो बहुत ऊंची होती है, कुछ लोगों की थोड़ी कम ऊंची होती है। नहीं देखो, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको देखेगा 6.1 फीट का, तो कोई 6.15 फीट का भी होगा, सॉरी 6.15 फीट का भी होगा, 6.2 का भी होगा, 5.8 का भी होगा, 5.7 भी होगा, 5.6 भी होगा। तो इतनी ज्यादा वेरिएशन क्या है, इवन तो कि चलते 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 आपका 4 पे भी आ सकता है। तो इतनी ज्यादा वेरिएशन जब दिख रही है, तो एक जीन तो नहीं है जो इतने सारे वेरिएशंस को कंट्रोल करेगा, और वो जीन जो है कंप्लीटली डोमिनेंट भी नहीं है। सही है ना। तो ये अगर आप देखते हो, ऐसा भी हो जाता है ना कि दो माँ बाप जिनकी हाइट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन बच्चे की हाइट थोड़ी अच्छी निकल आई, या माँ बाप की हाइट अच्छी थी लेकिन बच्चे की हाइट थोड़ी दरमियानी निकल आई। तो अगर सिर्फ कंप्लीट डोमिनेंस होती तो क्या होता, हमें या तो इंसान जो है वो लंबा नजर आता या तो नाटा नजर आता, कोई बीच की ये इतनी वेरिएशन नहीं नजर आती। तो इसका सी सही ऑप्शन है बेटा। ओके, क्वेश्चन 8 और 9 दोनों के लिए, ये 9 क्वेश्चन है और ये 8वां क्वेश्चन है। एक फादर है नॉर्मल एंड वाई भी नॉर्मल, एक्स हेमोफीलिया एंड नॉर्मल, यानी एक मदर जो है वो कैरियर है एंड बाप जो है नॉर्मल, विद रेफरेंस ऑफ टू द पेरेंट हुज जीनोटाइप आर शोन अबव। डैश परसेंट ऑफ चिल्ड्रन इज लाइकली टू बी हेमोफिलिक, कितने परसेंट होंगे। देखो भाई, अब कितने परसेंट होंगे इस क्रॉस के अंदर, अगर आप देखो, अगर आप क्रॉस करके देखो, देखो मैं आपको एक चीज तो पहले ही बता रहा हूँ, डॉटर जो होगी ना, डॉटर, क्योंकि देखो बाप से तो डॉटर में एक नॉर्मल को एक्स क्रोमोसोम जाएगा और मदर से एक नॉर्मल जाएगा और एक हेमोफिलिक का जाएगा, तो डॉटर या तो कैरियर होगी या तो जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, लेकिन डॉटर में हेमोफीलिया नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 50% तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब बात आई सन की, सन में एक वाई क्रोमोसोम आएगा, अब या तो ये फर्टिलाइज होगा या तो ये वाला फर्टिलाइज होगा। सही है। अब अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो सन नॉर्मल है, और अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो सन हेमोफिलिया, यानी सिर्फ 4 में से, यानी अगर आप देखो डॉटर, तो डॉटर के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसके जगह में ना स्मॉल एच लिख देता हूँ और हेमोफ नॉर्मल जीन ये लिख देता हूँ। अब डॉटर में क्या होगा, एक अगर नॉर्मल जीन है, एक हेमोफीलिया का जीन है, दोनों नॉर्मल जीन है, डॉटर तो हेमोफीलिया नहीं होगी, हेमोफिलिक नहीं होगी। सन में एक हेमोफीलिया और एक जो है वो नॉर्मल, तो इसका मतलब 25% इसका सही ऑप्शन होगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड विथ phenotype हेमोफीलिया इज 0। फीमेल चाइल्ड की हेमोफीलिया के चांसेस बिल्कुल 0। Which statement about dominant and recessive allele is not correct? अच्छा जी, dominant and recessive allele के बारे में, a dominant character is seen in the phenotype of heterozygous। अच्छा ओके, सही है, heterozygous तो हमेशा dominant ही शो। अच्छा, एंड अगर कंप्लीट डोमिनेंस है तो homozygous genotype may be either dominant or recessive। ओके, ये भी बिल्कुल सही है। recessive phenotype always have two recessive alleles, ये भी सही है। the phenotype of homozygous is always dominant। no, ये always dominant नहीं हो सकता बेटा। क्योंकि देखो, अब या तो ये बी और डी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे हैं, तो डी इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट का पूछा गया है। अच्छा जी, ये पेडिग्री का क्वेश्चन है। ये कहता है अ फैमिली ट्री शोज द इनहेरिटेंस ऑफ द एबिलिटी टू टेस्ट सर्टेन सब्सटेंस, यानी एक कैरेक्टर है किसी चीज को टेस्ट करने का। सो द एलील फॉर द एबिलिटी टू टेस्ट अ सब्सटेंस इज डोमिनेंट, यानी टेस्ट करने का जो एलील है वो डोमिनेंट है, और जो टेस्ट ना करने का जो एलील है वो रेसेसिव है। सही। ओके, सो व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पाशा एंड हैना वुड बी नॉन टेस्टर। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि टेस्ट करने के लिए ए ले लेते हैं और नॉन टेस्टर के लिए स्मॉल ए ले लेते हैं। सही है। सो अब यहाँ पे दाऊद जो है ये कह रहे हैं, देखो स्कीम में देखो, जो कलर्ड है वो है मेल टेस्टर और जो एम्प्टी है वो है नॉन टेस्टर। सही है। तो नॉन टेस्टर तो रेसेसिव है, इसके लिए स्मॉल ए कंसीडर कर लेते हैं। और मरियम जो है ये टेस्टर है। अच्छा, अब ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि डोमिनेंट तो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक डॉटर जो है वो नॉन टेस्टर है, तो रेसेसिव कभी भी हेटेरोजाइगस नहीं हो सकता।
एक जीन तो इसको इसके बाप से स्मॉल ए मिल गया, लेकिन मदर से भी स्मॉल ए मिला है, तो इसका मतलब है ये नहीं हो सकता, ये वाला। सही है, इसका जीनोटाइप हमें पता चल गया। अच्छा, अब इसका भी जीनोटाइप अगर आप देखो सेकंड जनरेशन में इसका, सो ये अगर आप ये टेस्टर है ना, तो मदर से एक टेस्ट का जीन आ गया और फादर से एक नॉन टेस्ट का जीन आया। एंड ये इसका हस्बैंड ऑब्वियसली ये नॉन टेस्टर है, तो ये भी, तो इसलिए सारे बच्चे इसके भी नॉन टेस्टर है। अब ये पाशा का जीनोटाइप क्या होगा? पाशा का जीनोटाइप होगा कि भाई इसके पास एक मदर से एक टेस्ट का जीन आया और फादर से नॉन टेस्ट का जीन आया, ये होगा। अच्छा, और हेना का जीनोटाइप अभी भी अनसर्टेन है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बच्चों का कोई यहाँ पे जो है सुराग मौजूद नहीं है कि बता सके कि भाई ये टेस्टर है नॉन टेस्टर है। तो अब पूछा क्या क्या, देखो भाई अब यहाँ पे अगर हेना का जीनोटाइप ये होता, अगर ये होता तो बच्चे में हमें सारे बच्चे टेस्टर होते। सही है, सारे, क्योंकि हर बच्चे में एक इस कैपिटल ए तो आता, एक कैपिटल ए तो आता, और फादर से एक कैपिटल ए भी आ सकता था, स्मॉल ए भी आ सकता था, तो हर बच्चा टेस्टर होता। लेकिन यहाँ पे पूछा है नॉन टेस्टर की क्या पॉसिबिलिटी है, तो अगर ये वाला सिनेरियो होता होमोजाइगस वाला, तो नॉन टेस्टर की पॉसिबिलिटी होती जीरो, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है ये तो हम कंसीडर नहीं कर सकते बेटा। ये कंसीडर करेंगे तो, अगर ऐसा कंसीडर करेंगे तो ये हेट्रोजाइगस, दो हेट्रोजाइगस का क्रॉस होता है, तो हमेशा रेसेसिव की परसेंटेज 25% होती है, तो ए इसका आंसर होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो थी। पहली चीज कि भाई यहाँ पे ये मेंशन नहीं था कि भाई ये है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है या ऑटोसोमल है, तो हमने यहाँ पे इसको एज इन जनरल लेके सॉल्व किया। सही है। और दूसरी चीज फिर यहाँ पे ये हेना के जीनोटाइप के बारे में कोई हिंट गिवन नहीं था, बट फिर बहरहाल हमारा जो इंटेलिजेंट गेस था वो हमारा ये था, और यही सही ऑप्शन है। अगर कोई सही ऑप्शन हो सकता है तो वो यही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। Two animals are mated. One is homozygous dominant. अच्छा, homozygous dominant capital A लिख देते हैं for one character, and homozygous recessive for another character, and homozygous recessive ये लिख देते हैं एक। The other animal is heterozygous for both character. Other animal जो है वो heterozygous है दोनों कैरेक्टर के लिए। सही है, ये क्रॉस हो गया, ये हमारे पास पेरेंट्स का जीनोटाइप आ गया। हाउ मैनी phenotype are expected in the offspring of this cross? भाई अब phenotype क्या हो सकता है? देखो भाई बहुत सिंपल है, इस क्रॉस में इस वाले से एक कैपिटल ए आएगा। सही है, यानी भाई देखो ये वाला तो डोमिनेंट है। सही है, और इधर से अब या तो कैपिटल ए आ जाए या स्मॉल ए आ जाए, दोनों में से कोई भी आ, यानी इस फर्स्ट जीन में से या ये पॉसिबिलिटी बनेगी। सही है, मैं चलो करके दिखा देता हूँ। देखो ये है एक पेरेंट का जीनोटाइप और ये है दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप। ठीक हो गया। अब एक कैपिटल ए तो आना ही है बच्चे में, अब वो चाहे ये इसके साथ फर्टिलाइज हो या इसके साथ। अगर कैपिटल ए के साथ फर्टिलाइज होगा तो ये, स्मॉल ए के साथ फर्टिलाइज होगा तो ये, यानी फर्स्ट कैरेक्टर में डोमिनेंट ही होगा हमेशा, रेसेसिव नहीं हो सकता। और दूसरा कैपिटल बी। अच्छा, अब इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें इस पेरेंट से तो स्मॉल बी है, अब ये कैपिटल बी के साथ भी पेयर बन सकता है और ये आपका स्मॉल बी के साथ भी पेयर बन सकता है। सही है, कैपिटल बी के साथ पेयर बनेगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर और स्मॉल बी के साथ पेयर बनेगा तो रेसेसिव। तो अब देखो फर्स्ट कैरेक्टर में तो डोमिनेंट ही आएगा और सेकंड कैरेक्टर में डोमिनेंट भी आ सकता है, तो डोमिनेंट डोमिनेंट ये एक फिनोटाइप हो गया और दूसरा डोमिनेंट रेसेसिव ये दूसरा फिनोटाइप हो गया। तो इस क्रॉस में दो ही पॉसिबिलिटी है कि भाई आपके पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड फिनोटाइप बनेगा। सही है ना, डोमिनेंट डोमिनेंट या डोमिनेंट रेसेसिव। सही है जी। 13 है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। कलर ब्लाइंड मैन मैरीज एंड कलर ब्लाइंड मैन है marries a normal woman with normal vision whose father is color blind। अच्छा भाई, नॉर्मल women है, नॉर्मल विजन है, लेकिन उसका बाप कलर ब्लाइंड था,
तो याद रखना बेटी भले नॉर्मल हो, अगर बाप कलर ब्लाइंड है तो बेटी के पास एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन तो होगा, यानी बेटी कैरियर है. If they have a daughter, what is the probability that she will be colorblind? अगर इनमें इनकी पहली औलाद, अगर इनकी बच्ची पैदा होती है तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, इन दोनों का क्रॉस करके देख लेते हैं भाई. तो आप देखो, कैपिटल एक्स स्मॉल एन, कैपिटल सॉरी कैपिटल एक्स एंड एक्स स्मॉल एन एंड वाई. सही है. ये बच्ची होगी नॉर्मल क्योंकि एक कैपिटल एन है, और ये बच्ची होगी कलर ब्लाइंड. सही है, कलर ब्लाइंड. एंड ये होगा कैपिटल, ये तो मेल है. अब यहाँ पे इफ दे हैव अ डॉटर, अगर इनमें डॉटर, अगर सिर्फ डॉटर है, मतलब ये तो बता दिया कि भाई पहली बच्ची डॉटर है, यानी डॉटर की सर्टेनिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है. तो डॉटर में या तो कलर ब्लाइंड है या तो कलर ब्लाइंड, यानी 50% की पॉसिबिलिटी है. अगर पूछा गया था कि भाई, अगर ये पूछा जाता कि भाई इनके पहले बच्चे में अगर वो डॉटर और कलर ब्लाइंड हो तो क्या, बस तो आपका आंसर होता 25%. लेकिन ये पूछा गया कि भाई पहली बच्ची पैदा हो रही है, तो उस बच्ची पैदा होने में क्या चांसेस है, यानी फर्स्ट इसने जेंडर स्पेसिफाई कर दिया, तो जेंडर स्पेसिफाई कर दिया तो आप इसी में रेस्ट्रिक्ट रहोगे. लेकिन अगर ये कहता कि जेंडर की भी पॉसिबिलिटी निकालो कि जेंडर की क्या पॉसिबिलिटी हो, तो आपका आंसर होता 25%. सही है. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल ऑफ स्प्रिंग की बात की गई है. Mendel concluded that each organism has two heredity factor for each trait, now called allele. ये तो रिपीट हो गया बेटा. ओके, एक और क्वेश्चन है. फ्लावर कलर इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ allele. फ्लावर कलर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ allele. ओके. The allele for red flower is dominant to allele for white flower. Red flower का जीन जो है वो dominant है, and white flower का जीन जो है वो recessive है. A plant homozygous for red flower is crossed with a plant homozygous for white flower. Okay, यानी ये क्रॉस हुआ. रेड के लिए क्या आर लिखते हैं ना, चलो खैर. ऑल रिजल्टिंग प्लांट हैव रेड फ्लावर. अब रिजल्ट में जितने भी फ्लावर बने वो सारे रेड फ्लावर बने F1 जनरेशन में. अच्छा, मैं ये पास पेपर सॉल्व करा रहा हूँ सपोज बाय सपोजिंग दिस कि आपने जेनेटिक्स पढ़ी हुई है. अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो ये पास पेपर का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा. सो बहरहाल अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो पहले पढ़ लेना. व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस विद each other, 18 plant were obtained. 12 plant have red flower and 6 plant have white flower. अच्छा, F2 जनरेशन में क्या देखा गया कि भाई टोटल 18 पौधे हैं जिसमें से 12 जो है वो रेड है, और आपके पास 6 जो है वो वाइट है. तो व्हाट रेशियो इज एक्सपेक्टेड इन F2 जनरेशन. बेटा इस तरह के क्रॉस में F2 जनरेशन में हमेशा 3:1 का रेशियो एक्सपेक्टेड होता है, और ये रेशियो आया क्या, 6 1 6 6 2 12, 2:1 का रेशियो आ गया. तो भाई क्या रेशियो आया, एक्सपेक्टेड रेशियो रेड टू वाइट वो 3:1 था, और ऑब्टेन रेशियो क्या है 2:1 आ गया. तो सी इसका सही जवाब है. इन मेल इन बर्ड्स द मेल इज होमोगैमेटिक सेक्स, और मेल जो है होमोगैमेटिक होता है यानी जी जी होता है. द फीमेल बर्ड शोइंग द रेसेसिव ट्रेट was mated with the the male bird showing a recessive trait was mated with the female showing the dominant trait. अच्छा, एक मेल बर्ड है लेट्स से, ये है, और एक फीमेल के साथ उस फीमेल जिसमें डोमिनेंट ट्रेट था ये था. अब पूछा गया है what probability that the male offspring showed a dominant. क्या probability है कि मेल offspring dominant trait शो करेगा. तो बेटा देखो, अब इसकी माँ जो है उसमें डोमिनेंट रेट है, तो मदर में से एक जी तो आएगा ही आएगा. अब फादर में से कुछ भी आ जाए, और मदर के बाद जो एक जेड है वो आपका क्या है, डोमिनेंट है. तो 100% है कि भाई मेल ऑफ स्प्रिंग में जो है डोमिनेंट रेट शो होगा. तो 1 इसकी प्रोबेबिलिटी है. ओके, सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो. अ प्योर ब्रीडिंग प्लांट
प्योर ब्लीडिंग प्लांट विद द डोमिनेंट phenotype of character P, सही है, and recessive phenotype of character Q was crossed with एक प्योर ब्रीडिंग प्लांट है, प्योर ब्रीडिंग का मतलब है होमोजाइगस। एक कैरेक्टर पी है, कैरेक्टर पी के लिए हम फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं, एंड रेसेसिव फिनोटाइप फॉर क्यू, क्यू के लिए हम बी ले लेते हैं, सही है। इस क्रॉस विथ अनदर प्योर ब्रीडिंग प्लांट फॉर रेसेसिव फिनोटाइप ऑफ पी एंड डोमिनेंट फिनोटाइप ऑफ क्यू। अच्छा, उसका क्रॉस हुआ एक और से जिसमें ये सिचुएशन थी। पी के लिए देखो, ये पी है, ये क्यू है, कैरेक्टर की बात हो रही है, उसमें पी के लिए रेसेसिव और क्यू के लिए डोमिनेंट, सही है। द ऑफ स्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस वर क्रॉस विद द डबल होमोजाइगस। अच्छा, अब इसका ऑफ स्प्रिंग क्या बनेगा, देखो इसके ऑफ स्प्रिंग एक कैपिटल ए आएगा और यहाँ से एक स्मॉल ए आएगा, इधर से कैपिटल बी आएगा, इधर से ये इसका ऑफ स्प्रिंग बनेगा, सही है। ओके, द ऑफ स्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस विद इस ये क्रॉस जो है एक डबल होमोजाइगस के साथ क्रॉस हुआ। अब अगर इसका क्रॉस एक डबल होमोजाइगस के साथ होगा तो क्या लिखा है, दिस क्रॉस है डबल होमोजाइगस रेसेसिव फॉर पी एंड क्यू। अच्छा, रेसेसिव पी के लिए डबल होमोजाइगस यानी इसके साथ इसका क्रॉस हुआ, एंड ये रिजल्ट हमारे पास मिला। 22 were phenotypically dominant for P and recessive for Q। ओके, यानी 22 प्लांट थे जो phenotypically dominant थे P के लिए और recessive Q, and 5 were phenotypically dominant for both and 4 were phenotypically recessive for both and 24 were phenotypically recessive for P and dominant for Q। अच्छा, which of the following type of inheritance is in the illustrated in this diagram। ओके, इतनी न्यूमेरिक वैल्यू देने के बाद, इतना सब देने के बाद ये पूछ क्या रहा है, तो भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे अगर आपके पास जो आपको देखा कि यहाँ पर दो P और Q, इसके लिए डोमिनेंट रेसेसिव का पेयर भी मिला, डोमिनेंट डोमिनेंट का भी पेयर मिला, सही है ना, रेसेसिव रेसेसिव का भी पेयर मिला और रेसेसिव डोमिनेंट का भी पेयर मिला। देखो ये वाला जो क्रॉस है पी के लिए डोमिनेंट है, तो ये क्या बन गया, डोमिनेंट एंड रेसेसिव का पेयर, एंड ये वाला दोनों के लिए डोमिनेंट डोमिनेंट और ये वाला दोनों के लिए रेसेसिव रेसेसिव रेसेसिव, और लास्ट वाला जो है वो आपके लिए पी के लिए रेसेसिव। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, फर्स्ट क्रॉस में इसको 1 कंसीडर करते हैं। 1 में देखो पी इस 1 में जो ये 22 पौधे मिले ये पी के लिए डोमिनेंट थे, पी और क्यू, तो क्या हुआ, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। सेकंड में देखो ये दोनों के लिए डोमिनेंट है, डोमिनेंट एंड डोमिनेंट, क्यू भी डोमिनेंट पी भी डोमिनेंट, एंड ये वाला रेसेसिव, क्यू भी रेसेसिव एंड पी भी रेसेसिव, और ये वाला पी के लिए रेसेसिव एंड इसके, तो यहाँ पे देखो सारे मिक्सअप मिले। तो ऐसा तब होता है बेटा जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, तो ये ऐसा कब होता है, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज इलस्ट्रेटेड इन दीस। तो बेटा लिंकेज अगर होता तो डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ रहता और रेसेसिव रेसेसिव के, या तो डोमिनेंट रेसेसिव के साथ ही रहता और रेसेसिव डोमिनेंट के साथ रहता, नहीं उसमें वेरिएशन नहीं आती, रिकॉम्बिनेशन नहीं होती, सही है, उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो रिकॉम्बिनेशन हमें दिख रही है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं होगा, असॉर्टमेंट होगा, सही है। ओके, इन कैट्स द जीन कंट्रोलिंग कोड कलर आर कोडोमिनेंट इनकम्प्लीटली। अच्छा, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होता भाई, कोडोमिनेंट अलग है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट अलग है। आर कैरीड आउट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ओके, कोडोमिनेंट की बात हो रही है और वो किस में है, एक्स क्रोमोसोम पे। ओके, when black female was mated with ginger male and resulting later consist of black male and tortoise shell female kitten, what phenotype। अच्छा देखो भाई, कोडोमिनेंट है और क्योंकि बेटा एक्स क्रोमोसोम पे, तो ये कोडोमिनेंस मेल में कभी भी शो नहीं होगी, सही है, ये कोडोमिनेंस मेल में कभी भी शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेटा एक्स क्रोमोसोम है और मेल में एक ही एक्स होता है, कोडोमिनेंट होने के लिए 2 एक्स होना चाहिए,
सही है, सिंपल। ओके। एंड अब यहाँ पे पूछा गया कि एक ब्लैक फीमेल वॉज मेटेड विद जिंजर मेल। ब्लैक फीमेल है जो कि जिंजर मेल के साथ, अब जिन कोई भी कलर समझ लो भाई, उससे क्या होता है, ब्लैक के लिए कैपिटल बी लिख दिया, सही है ना, ब्लैक के बल्कि ऐसे कैपिटल बी सही है। और जिंजर फीमेल के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे ए लिख देते हैं, सही है। अच्छा, अब रिजल्ट में जो आया टोटॉइस, अब इसका मतलब है टोटॉइस शेल जो है ना फीमेल, ये है कोडोमिनेंस, यानी एक्स ए एक्स बी। What phenotype ratio would be expected in the F2 generation? अब इसमें F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में मतलब है कि भाई अगर आप F2 जनरेशन में क्या होगा। अच्छा, अब देखो इसको थोड़ा सा हमें क्रॉस करके देखना पड़ेगा बेटा। देखो यहाँ पे ब्लैक फीमेल है, तो ब्लैक फीमेल के लिए कैपिटल बी हमने लिया, और वाई सॉरी एक्स, और हमारे पास मेल है ये, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स ए और वाई, सही है। अब इस सिचुएशन में एक्स ए एक्स बी ये है टोटॉइस शेल फीमेल, एक्स ए एक्स बी ये भी टोटॉइस शेल फीमेल है, और एक्स बी वाई ये ब्लैक मेल है, एक्स बी वाई ये भी ब्लैक मेल है। तो हमारे पास रिजल्ट है ब्लैक मेल एंड टोटॉइस शेल फीमेल। अब इन दोनों का क्रॉस होगा तो F2 जनरेशन आएगी हमारे पास। तो इन दोनों का क्रॉस होगा एक्स ए एक्स बी, टोटॉइस शेल फीमेल एक्स बी एंड वाई। अच्छा, अब देखो एक चीज तो आपको पता है कि मेल में कभी भी टोटॉइस शेल नहीं हो सकता, क्योंकि कोडोमिनेंस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम अगर ऑप्शन में देखें कि कहीं पे क्या टोटॉइस शेल मेल के बारे में लिखा हुआ है, तो कहीं नहीं लिखा हुआ। अब पूछा गया कि इस क्रॉस में क्या रिजल्ट बनेगा, तो इसको क्रॉस करके देख लेते हैं बेटा। यार बहुत छोटी सी जगह बन रही है, चलो एक्स ए एक्स बी, सॉरी फॉर दैट, ये इतने कोने पे ये राइटिंग, ये टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या बनता जा रहा है, एक्स बी एंड वाई, सही है। अभी आ जाएगा एक्स ए एक्स बी, आ जाएगा टोटॉइस शेल फीमेल, एक्स बी ब्लैक फीमेल, एक्स ए वाई जिंजर मेल, एक्स बी वाई ब्लैक मेल, सही है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे ये बस टोटॉइस शेल फीमेल भी है और ब्लैक फीमेल भी है, और यानी जिंजर फीमेल नहीं है। तो अगर कहीं पे जिंजर फीमेल है यानी दो आप, अच्छा यहाँ पे एक ही टोटॉइस शेल फीमेल है और एक ब्लैक फीमेल है, एक जिंजर, यानी चारों एक एक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दो टोटॉइस शेल फीमेल का बता रहा है। ए ब्लैक मेल एंड जिंजर मेल, टोटॉइस शेल फीमेल एंड ब्लैक फीमेल, ये हमें मिल गया 20 का सही ऑप्शन, सही है ना। बाकी सी में दो ब्लैक मेल्स बता रहा है, ये तो नहीं है। डी में एक ब्लैक मेल एक टोटॉइस शेल फीमेल एक जिंजर फीमेल, जिंजर फीमेल भी नहीं है, तो डी भी नहीं हो सकता, तो बी इसका सही ऑप्शन है बहरहाल, सही है ना भाई। आई गेस कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इन पी प्लांट द एलील फॉर राउंड सीड इज डोमिनेंट, ओके। अच्छा, राउंड सीड है तो यहाँ कैपिटल आर लिखना चाहिए था। द एलील फॉर द रिंकल सीड, सही है, एंड येलो फॉर द डोमिनेंट फॉर द ग्रीन सीड, अ डबली हेट्रोजाइगस round yellow seed plant is crossed with the green wrinkled seed. What percentage in F1 generation generations are recombinants? Recombinants, देखो recombinants का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो क्रॉस किया गया है वो किया गया है आपका राउंड येलो यानी कैपिटल आर। अच्छा, डबली हेट्रोजाइगस बोला गया यानी दोनों कैरेक्टर हेट्रोजाइगस है। इस क्रॉस विथ किसके साथ क्रॉस किया गया है, ग्रीन रिंकल्ड के साथ, तो ये क्रॉस हुआ है, सही है। अब F1 जनरेशन में क्या होगा, देखो F1 जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट किसको बोलते हैं, देखो ये क्या था राउंड एंड येलो एंड ये था ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो राउंड के साथ अगर ग्रीन आ जाए, राउंड के साथ अगर ग्रीन आ जाए
एंड आपका जो है रिंकल्ड के साथ अगर येलो आ जाए, ये आ जाएगा आपके पास तो रिकॉम्बिनेंट, ये दो होंगे रिकॉम्बिनेंट। अब देखो राउंड के लिए देखो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी मेथड क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप देखो ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। जब हेट्रोजाइगस होमोजाइगस का क्रॉस होता है तो हमेशा रेशियो जो है 50% बनता है, 2/4 बनता है। अभी हम इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और ये ग्रीन है होमोजाइगस, तो ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। तो दो हेट्रोजाइगस का क्रॉस होगा तो रेसेसिव आपका 2/4 होगा, यानी आपके पास टू टू जार फोर, फोर फोर जार 16। इसको सिंपल रेशियो में अगर आप कन्वर्ट करो तो आपके पास क्या बनेगा, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। सही है, यानी 25% इसके चांसेस हैं। एंड रिंकल्ड आपका क्या बनेगा, रिंकल्ड रेसेसिव कैरेक्टर है। रिंकल्ड के लिए आर को देखो, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस का क्रॉस होगा तो रेसेसिव में हमेशा 50% के चांसेस होंगे। सही है, यानी जो है अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/, देखो ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हो, नीचे वाले तरीके से भी कर सकते हो, सॉरी 1/2 हाफ चांस होंगे। येलो के लिए हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस होगा तो वंस अगेन डोमिनेंट के लिए भी आपके पास 50% चांस है। तो सिंपल ऊपर वाले को डोमिनेटर को डोमिनेटर को डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 आ जाता। तो ये भी होता है 25%। तो 25% इसके 25%, यानी टोटल आपके पास 50% चांस होते आपके पास रिकॉम्बिनेंट्स के। तो सी इसका सही ऑप्शन है। सही है, ये तब होगा अगर आपको प्रोडक्ट रूल आता होगा, अगर आपको प्रोबेबिलिटी मेथड आता होगा तब आप इससे सॉल्व कर सकते हो। नहीं कर सकते तो सीधा प्यूनेट स्क्वायर पूरा बनाओ और सॉल्व करो। ओके, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज इलस्ट्रेटेड इन अ ग्रीन इन अ गार्डन पी बाई। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का कैसे पता चलेगा बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस का पता चलेगा कि भाई जब हमारे पास हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग आएगा, और हेट्रोजाइगस का बात है जब एक होमोजाइगस, दो होमोजाइगस का क्रॉस करवाओ, एक रेसेसिव होना चाहिए और एक डोमिनेंट होना चाहिए। तो देखो ये होमोजाइगस टॉल एंड हेट्रोजाइगस टॉल का क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये नहीं पता चलेगा। देखो याद रखना, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव का क्रॉस करवाओगे तब आपके पास एक हेट्रोजाइगस जो है ऑफस्प्रिंग आएगा। तो जिस जो हमें ये बताएगा कि जो कैरेक्टर शो होगा तो वो हमें पता चलेगा कि भाई ये वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है और ये वाला कैरेक्टर रेसेसिव है। तो दो होमोजाइगस का क्रॉस होगा जिसमें से एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। तो फर्स्ट वन इज नॉट होमोजाइगस होमोजाइगस क्रॉस, सेकंड वन इज हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस क्रॉस, ये भी नहीं है। थर्ड वन इज होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस टॉल, ये भी नहीं है। और ये है प्योर शॉर्ट प्लांट, ये भी नहीं है। और ई है प्योर होमोजाइगस टॉल एंड प्योर शॉर्ट, ये है। शॉर्ट इज रेसेसिव, प्योर और होमोजाइगस एक ही बात होती है। ओके, एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट गिवन है, हेमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर इन व्हिच ब्लड फेल टू क्लॉट। साद अ मेल हेमोफिलिक, एक साद जो है वो एक हेमोफिलिक मेल है, मैरीज सारा नॉर्मल वुमेन एंड टुगेदर दे हैव 4 चिल्ड्रन। अच्छा भाई, साद जो है वो हेमोफिलिक है और सारा जो है नॉर्मल है। नॉर्मल में नॉर्मली कंसीडर करेंगे, कैरियर हम कंसीडर, कैरियर तब कंसीडर करेंगे अनलेस कि कोई हिंट गिवन हो। अगर हिंट गिवन नहीं है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे फीमेल को। इनके दो बच्चे हैं, एक का नाम अहमद है एक का नाम अली है, एंड दो गर्ल, दो फीमेल है, दो बच्चियां, एक का नाम आलिया एक का नाम आयशा है। ओके, नन ऑफ द चिल्ड्रन डिस्प्ले सिम्टम ऑफ हेमोफीलिया, इसमें से किसी भी बच्चे में हेमोफीलिया नहीं है। अहमद अली आलिया एंड आयशा ऑल मैरीज नॉर्मल इंडिविजुअल, सारे बच्चों की शादी भी नॉर्मल इंडिविजुअल से हुई एंड हैव चिल्ड्रन, और सबके अपने अपने बच्चे भी हैं। None of Ahmed's और अलीज चिल्ड्रन मेल और फीमेल डिस्प्ले हेमोफीलिया, यानी अली और अहमद के बच्चों में हेमोफीलिया का कोई भी डिस्प्ले नहीं है। बट द सन ऑफ आलिया एंड आयशा डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ हेमोफीलिया, वाइल डॉटर्स ऑफ आलिया एंड आयशा डू नॉट। अच्छा ओके, अब देखो सिंपल सी चीज है बेटा, साथ जो है वो हेमोफिलिक है,
यानी ये है उसका जीनोटाइप, और सारा जो है वो नॉर्मल है। ये है इसका जीनो। अब इनका कोई बेटा है, यानी अहमद एंड अली। अहमद एंड अली में साद से तो वाई क्रोमोसोम गया और सारा से नॉर्मल क्रोमोसोम आ गया, तो ये दोनों ही नॉर्मल है। और आलिया एंड आयशा में आपके पास सारा से एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आया, जबकि साद से एक हिंद। अब अहमद और अली के की शादी एक नॉर्मल फीमेल से हुई, तो इनके बच्चों में हेमोफीलिया इसलिए नहीं है क्योंकि वो फीमेल भी नॉर्मल जिनसे इनकी शादी हुई, और ये भी नॉर्मल। जबकि सन जो है आलिया और आयशा का जो बेटा है उनमें हेमोफीलिया मौजूद है, हालांकि इनकी शादी भी एक नॉर्मल मेल से हुई। तो बच्चों में यानी मेल ऑफ स्प्रिंग में हेमोफीलिया है, फीमेल ऑफ स्प्रिंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आलिया और आयशा का जो हस्बैंड था उसने मेल ऑफ स्प्रिंग को वाई क्रोमोसोम दिया, और आलिया और आयशा में से ये एक्स क्रोमोसोम एच आ गया, तो जिसकी वजह से ये जो है ना इनका सन जो है वो क्या था, हेमोफीलिया। अब जरा देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है which of the following best explain the reason that Ahmad Ali अच्छा all लिख दिया, Ali Alia and Aisha do not display symptom of hemophilia even their father Saad was hemophilic। क्यों नहीं था बेटा? इसलिए नहीं था क्योंकि इनकी माँ जो थी वो नॉन हेमोफिलिक थी, नॉर्मल थी। तो अहमद और अली को भी एक एक्स क्रोमोसोम मिला माँ से, तो उसमें तो कोई चांस नहीं था हेमोफीलिया का। एंड आलिया एंड आयशा को भी भले बाप से एक हेमोफीलिया का क्रोमोसोम मिल गया, लेकिन माँ से नॉर्मल क्रोमोसोम मिल गया। सो ऑप्शन ए कह रहा है हेमोफीलिया इज अ वायलेंट डिसऑर्डर, ये तो नहीं है, सीधा गलत। बी कह रहा है हेमोफीलिया इज एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एंड इवन तो आलिया एंड आयशा रिसीव अ हेमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम साद, सारा गिव देम अ नॉर्मल क्रोमोसोम। यही बात अभी मैंने बताई, बी इसका सही ऑप्शन है, सिंपल आपको। बाकी सी कह रहा है हेमोफीलिया इज वायलिंग, ये गलत हो गया। डी भी हेमोफीलिया इज वायलिंग, ये भी गलत हो गया। हेमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इवन तो अहमद एंड अली रिसीव हेमोफिलिक क्रोमोसोम फ्रॉम साथ, बेटा कभी भी बाप से एक्स क्रोमोसोम रिसीव नहीं करता, ये भी गलत। सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। इफ वन ऑफ द अलीज डॉटर मैरीज अ नॉर्मल मैन, अगर अली की डॉटर नॉर्मल आदमी से शादी होती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर वन चाइल्ड विल डिस्प्ले हेमोफीलिया? जीरो बेटा। अली के बच्चों में तो हीमोफीलिया का जीन था ही नहीं, और वो नॉर्मल, तो 0%। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर हेट्रोजाइगस फॉर हेमोफीलिया? भाई हेट्रोजाइगस आलिया एंड सारा थी, आलिया एंड आयशा थी, सॉरी। सही है। सात तो हेमोफिलिक था, सारा तो नॉर्मल थी, तो जो हेट्रोजाइगस था वो ये दोनों थे। ओके, व्हेन phenotypically tall plant is crossed with pure dwarf plant, what cross is this? अच्छा, ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है बेटा। हम अगर एक टॉल, अच्छा इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी होगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर का जिक्र नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कि भाई अगर आप यहाँ पे, ये पुरानी किताब में था कि भाई अगर आपको एक डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट कैरेक्टर की हेट्रोजाइगोसिटी होमोजाइगोसिटी मालूम करनी है, तो आप उसको किसी भी जो है ना रेसेसिव ट्रेट के साथ, किसी भी होमोजाइगस के साथ क्रॉस करवा के देख लो, तो ये क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। When hybrids are cross, the genotype ratio of offspring, हाइब्रिड अगर क्रॉस होते हैं तो बेटा 3:1 का रेशियो बनता है। हाइब्रिड का मतलब दोनों हेट्रोजाइगस। सही है, ये गैगर मेंडल के हिसाब से। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड, तो हम यहाँ पे 3:1 को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ओके। अब women with normal vision, कलर विजन हुज फादर वाज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। अच्छा, एक औरत जो है वो नॉर्मल है, लेकिन उसके बाप, यानी इसका मतलब ये कैरियर है, क्योंकि बाप से तो एक ही कलर ब्लाइंडनेस का जीन आया ही होगा। मैरिड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड मैन, यानी उसकी जो शादी हुई है उसका हस्बैंड भी कलर ब्लाइंड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर फर्स्ट बोर्न चाइल्ड रेड ब्लड कलर ब्लाइंड? यानी आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक है। सॉरी यार, नजला हो रहा है, तो ये अब इसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब इसमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, डायरेक्ट जो आंसर होगा वो बताना। तो आपके पास एक्स कैपिटल एन एक्स, ये है नॉर्मल फीमेल, एक्स स्मॉल एन एंड एक्स स्मॉल एन, ये स्मॉल एन है बेटा, तो ये कलर ब्लाइंड फीमेल। एक्स कैपिटल एन एंड ये नॉर्मल मेल,
एक्स स्मॉल एंड एंड वाई, ये है कलर ब्लाइंड मेल। तो 50% कलर ब्लाइंडनेस होगी और 50% नॉर्मल, यानी आपका 5.50 प्रोबेबिलिटी होगी। When color blind man male marries a normal female, एक कलर ब्लाइंड आदमी की जो है नॉर्मल औरत से शादी हो जाती है, what will be the chances of color blindness in his grandson if daughter marries to a normal way? Okay, ये बड़े कलर ब्लाइंड मेल है, यानी ये सीन है, और नॉर्मल फीमेल मतलब नॉर्मल ही कंसीडर करो। तो इसकी जो डॉटर होगी वो क्या होगी, देखो इसकी डॉटर में माँ से तो ये जीन आएगा, और बाप से एक, यानी डॉटर कैरियर होगी, और ये नॉर्मल मेल से अगर इसकी शादी होती है तो अब इस सिचुएशन में ग्रैंड चिल्ड्रन इज डॉटर, इसमें पूछा गया चांसेस ऑफ ग्रैंड सन्स के बारे में, जेंडर स्पेसिफाई, what will be the probability of chances of color blindness in his grandsons. Okay, so x capital N, x small n, x capital N and y। अब देखो ये आपके पास 50% चांस है कि सन में ग्रैंड सन में जो है ना कलर ब्लाइंडनेस क्यों। सही, ओवरऑल नहीं पूछा, पूछा है व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हिज ग्रैंडसन्स। सो यहाँ पे ग्रैंडसन्स में आपके पास 50%। ओके, a cross between black cat and tan cat produce a tabby pattern, black and tan fur together। Okay, ये co-dominance है ये भी। The percent of kitten would have tan fur if a tabby is crossed with a black cat। Okay, अच्छा, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि भाई सेक्स लेंगे है क्या है, तो हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। एक क्रॉस बिटवीन tan cat प्रोड्यूस tabby पैटर्न, ब्लैक कैट के लिए कैपिटल बी, और इसके लिए कैपिटल टी, और टैबी के लिए बी टी। सही है, ये कंसीडर करें। व्हाट परसेंटेज ऑफ किटन वुड हैव 10 फर इफ अ टैबी पैटर्न इज क्रॉस विद अ ब्लैक, टैबी पैटर्न यानी बी टी इज क्रॉस विद अ ब्लैक, तो 10 के क्या पॉसिबिलिटी है, तो 10 की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इससे कैपिटल टी आएगा तो इससे तो बी आ जाएगा। सही है ना, yes, so zero possibility। Okay, the following result of a cross between two individuals shown in a picture। okay, ये है आपके पास एक पिक्चर में इसमें क्रॉस, अब इसमें क्या पूछा गया, one that is homozygous dominant and other has a dominant phenotype but has a mother with recessive phenotype। one that is homozygous dominant and other has a dominant phenotype। अच्छा, ये homozygous dominant तो नहीं है, homozygous recessive है, ये नहीं हो सकता। one that is homozygous recessive and other has dominant phenotype but has a mother with recessive phenotype। ओके, ये हो सकता है क्योंकि देखो ये कहा गया कि भाई ये रेसेसिव है और ये डोमिनेंट शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसकी मदर जो है वो क्या हो, रेसेसिव हो, क्योंकि एक इसके पास तो रेसेसिव का जीन है ना। अच्छा, बी हो सकता है, लेकिन क्या पता सी उससे बेहतर ऑप्शन है। वन दैट इज होमोजाइगस रेसेसिव, अदर हैज डोमिनेंट बट हैज अ ब्रदर विद रेसेसिव फिनोटाइप। ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन बी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे मदर को लिंक कर रहा है, यहाँ पे ब्रदर को लिंक कर रहा है। सो बी इज मोर स्ट्रॉन्गर, इसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है। डी, वन दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव एंड अदर हैज अ डोमिनेंट फिनोटाइप बट हैज अ फादर विद डोमिनेंट। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा इसके अंदर जो है थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ये आ जाती है कि आपके पास बी बी और डी दोनों सिमिलर टाइप के ऑप्शंस हैं, दोनों सिमिलर टाइप के ऑप्शंस हैं, तो मेरे ख्याल से बेटा यहाँ पे
मेरी थिंकिंग कैपेसिटी के अंदर भाई दोनों में से ही कोई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेक्सलिंग है, ये वाइल या आपका ऑटोसोमल है, ये तो मेंशन नहीं है। सो आई गेस बी या डी में से कोई होना चाहिए, या शायद मुझसे ऑप्शंस लिखने में कोई गलती हो गई हो या क्या है। सो इसमें थोड़ा सा ये ऑप्शन जो है ना, बी और डी दोनों में चाहिए। बट मैं आपको ये बता दूं, ज्यादातर जो कंसीडर किया जाता है वो मदर की साइड से किया जाता है। तो अगर इसको एक रेशियो के हिसाब से, कुछ हिसाब से बात करेंगे तो बी होना चाहिए। बट ये एमसीक्यू सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं सही है तो यू आर मोर देन वेलकम, आप कमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू। Okay, the diagram shows the inheritance of hemophilia in a family. If daughter 4 married a normal male, daughter 4 ये normal है, married a normal male, what is the probability that their first child would suffer from hemophilia? Okay, हाँ अच्छा भाई देखो, अब ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन है थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड, समझना इसको। अब डॉटर 4 जो है, इसको बाप से तो एक नॉर्मल जीन मिला ही मिला है, मदर से हो सकता है हेमोफीलिया का मिला हो, या हो सकता है मदर से भी नॉर्मल मिला हो। तो अगर मदर से हेमोफीलिया का मिला है, इफ और जो है मदर से हेमोफीलिया और इसकी शादी एक नॉर्मल मेल से होती है, तो अगर की एक कैरियर है, तो फर्स्ट चाइल्ड में चांसेस क्या है? फर्स्ट चाइल्ड में देखो, दोनों डॉट, अच्छा नॉर्मल मेल है ना, सॉरी बेटा। तो फर्स्ट चाइल्ड में बस ये एक पॉसिबिलिटी, यानी 25% मेल की। और लेकिन अगर ये जो है नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट चाइल्ड में 0% चांस है। तो इसका मतलब है इसका कैरियर होना 50% है, और अगर ये कैरियर है तो इसके चांसेस 25%, यानी 25% चांसेस के भी चांसेस 50% है, यानी 25% का 50% 12.5% चांसेस। समझ आ रही है बात? मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई ये डॉटर 4 जो है ये कैरियर भी हो सकती है, ये नॉर्मल भी हो सकती है। कैरियर होने के चांसेस कितने हैं? 50% है, कैरियर होने के चांसेस 50% है। और अगर ये कैरियर है तो इसके बच्चे में कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस 25%। ये 25% तब होगा तब ये कैरियर होगी, और ये कैरियर के होने के चांसेस 50%, यानी 25% का भी 50% आप निकाल लो, 12.5। ये इसका आंसर है। ओके, द डायग्राम शो द पेडिग्री of a family carrying the sex linked allele for color blindness. As a from labeled member of his family, did F inherit this disorder? कहाँ से आया? अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस के एफ क्या है? मेल है, सही है। अब मेल को उसकी माँ से ही कलर ब्लाइंड, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है, सही है। और इसका मतलब है वाई, यानी ये ददियाल इसका बेकसूर है, क्योंकि बाप से तो वाई मिला है, सही है। माँ से मिला है ये। अब माँ के अंदर तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, इसका मतलब है माँ जो है वो कैरियर है। अब माँ कैरियर है तो माँ को कहाँ से मिला? इधर इससे, ई से, या ये तो लेबल नहीं किया हुआ। तो माँ को मिला कहाँ से? माँ को अगर ई से मिला होता, माँ को उसके बाप से मिला होता, तो ये भी कलर ब्लाइंडनेस ब्लाइंड होता, लेकिन ये कलर ब्लाइंड नहीं है। तो इसका मतलब माँ को उसकी नानी से मिला, यानी ये मतलब इस एफ की नानी से मिला। एफ की नानी ये जो है, इसको हम एक्स कह देते हैं, नहीं इसको हम एम कह देते हैं। तो एम जो है ये भी आपके पास कलर ब्लाइंड नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी कैरियर है। अब इसको कहाँ से मिला? इसको अगर ए से मिला होता तो ए कलर ब्लाइंड होता, लेकिन इसको बी से मिला, क्योंकि इसका मतलब ये भी। तो असल कल्प्रिट आपका बी है, सही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। Okay, the diagram shows the inheritance of red green color blindness in a family. The condition is caused by sex-linked recessive trait. What is the probability individual are be carrier of color blindness? अच्छा भाई,
आर के कैरियर होने के क्या चांसेस है बेटा? सो यहाँ पे देखो, सीधा सीधा ऊपर आगे पीछे कहीं देखने की जरूरत नहीं है। देखो ये है नॉर्मल, एम्प्टी वाला नॉर्मल है, नॉर्मल कलर विजन, और ये वाला भी नॉर्मल, यानी ये दोनों नॉर्मल है। सही है। और कलर ब्लाइंड होना है यानी ब्लैक। सही है। अब ये दो नॉर्मल हैं तो इसमें ये कलर ब्लाइंड कहाँ से आ गए, मेल कलर ब्लाइंड कहाँ से? अब देखो, ये ये अगर नॉर्मल है ना, ये वाला मेल, तो इसका मतलब नॉर्मल ही है। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास मेल या तो नॉर्मल होता है या तो कलर ब्लाइंड होता है। हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता, कैरियर नहीं हो सकता। ये आपके पास नॉर्मल दिख रही है लेकिन ये औरत नॉर्मल है नहीं, यानी इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तभी इसके बच्चे में आ गया। अच्छा, अब पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल आर विल बी कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड। अच्छा, आर जो है कैरियर होने के क्या, देखो कैरियर तो सिर्फ फीमेल हो सकती है, तो इसका मतलब है इसके फीमेल होने के क्या चांसेस हैं? इसके फीमेल होने के चांसेस हैं आपके 50%। और इसके कैरियर होने के क्या चांसेस हैं बेटा? देखो, अगर इसको एक बाप से एक जीन मिलता है और इसको माँ से नॉर्मल जीन मिल जाता है तो ये तो नॉर्मल होगी, लेकिन अगर माँ से ये मिलता है तो यानी कैरियर होने के चांसेस भी 50-50 है। देखो आप करके देख लो इसको। एक्स कैपिटल एन, एक्स कैपिटल एन नॉर्मल, एक्स कैपिटल एन एंड एक्स स्मॉल एन कैरियर। तो इसके कैरियर होने के चांसेस 50% है और फीमेल होने के चांसेस भी 50% है। तो इसका मतलब है 50% का 50%, 25%, थ्री इसका ऑप्शन होगा। सही है ना? समझ आ रही है बात? यानी ये आर का तो जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, तो इसीलिए फीमेल होने के चांसेस 50% और फीमेल के कैरियर होने के चांसेस 50%, यानी 25% इसका। आ, A man who is normal for color vision marries a normal heterozygous woman, यानी कैरियर women से शादी हुई। What is the chances of their son being color blind? भाई इसमें बहुत सिंपल है, अगर बाप नॉर्मल है और माँ जो है कैरियर है तो सन में 50% चांस है बेटा। हाँ, क्योंकि बेटा जेंडर स्पेसिफाई, अगर पूछता कि भाई, अगर ये पूछता कि पहले बच्चे में क्या चांसेस है कि भाई कलर ब्लाइंड होता है, या बच्चे में और सन होने में कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस क्या होते हैं, तो फिर अगर आप इसमें आप 25 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई कर सन हुए तो सन में क्या चांसेस है, तो सन में तो 50-50% चांसेस है। मेंडल परफॉर्म हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटी इन, किसमें किया था बेटा? गार्डन पी में परफॉर्म किया था। A man who is normal for color vision marries a normal heterozygous woman। एक आदमी है जो कि कलर विजन जो है नॉर्मल है उसका, हेट्रोजाइगस फीमेल। व्हाट इज द चांस? अच्छा ये तो रिपीट हो गया बेटा क्वेश्चन, ये वाला। अच्छा ये रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। In fruit flies, the gene for wing type is located on an autosomal chromosome। एक फ्रूट फ्लाई है जो कि जीन विंग टाइप का जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे। द एलील फॉर वाइल्ड टाइप विंग इज डोमिनेंट ओवर द एलील फॉर वेस्टिजियल विंग। ओके, if homozygous dominant male fly is crossed with a female with vestigial wing, okay, what percentage of their female progeny is expected to have a wild type? अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है यानी वाइल्ड टाइप विंग के लिए कैपिटल डी लिख देते हैं, क्रॉस विद वेस्टिजियल विंग के लिए लिख देते हैं। पूछा गया कि वाइल्ड टाइप विंग्स क्या होगी, तो बेटा 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तो दो होमोजाइगस का क्रॉस होगा तो रिजल्ट में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही आता है। तो 100% क्रॉस करके देख लेना बेटा, थोड़ी मेहनत आप भी करना। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल जेनेटिक प्रिडिक्शन, कलर ब्लाइंड गर्ल मस्ट हैव हैड अ फादर हुज जेनेटिक मेकअप वाज। अगर फीमेल कलर ब्लाइंड है तो बाप भी कलर ब्लाइंड होगा। सो ये होना चाहिए। देखो वाई पे तो कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं होता ना, सी ये होना चाहिए।
ओके अच्छा, ये वाला भी जो है ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। जिंजर फीमेल, जिंजर वाइट फीमेल, ये अब आप खुद ही करो अगर डिफरेंट है तो। हाँ, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया बेटा। What are the phenotypes of parents of colorblind son and non-carrier daughter with normal vision? Non-carrier daughter का मतलब है नॉर्मल, भाई नॉर्मल डॉटर है। पूछा गया कि भाई फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स कलर ब्लाइंड सन स्मॉल एंड भाई नॉन कैरियर डॉटर यानी नॉर्मल विजन है उसका। तो अब देखो, ये इसमें एक एक्स तो बाप से आया, फादर का ये, और वाई है फादर का ये जीनोटाइप होगा। और इसमें ये एक्शन इसकी मदर से आया, तो मदर का जीनोटाइप ये होगा। तो ये होगा नॉर्मल विथ कैरियर। तो नॉर्मल एंड कैरियर ये रहा डी। ओके सो in the pedigree of family shown above, brown eyes are indicated as this and blue eyes are indicated as this. Javeria and Julia are twins. Okay, from this chart it can be determined this that Tahir and Mariam यानी Mary are homozygous for brown eyes. अगर ये homozygous होते brown eyes के लिए तो blue eyes नहीं आ पाता, तो ये तो नहीं हो सकता। जवेरिया एंड जूया आइडेंटिकल ट्वाइन, ये भी नहीं हो सकता। आइडेंटिकल ट्वाइन का मतलब है सेम गैमेट सेम जीनोटाइप। आइडेंटिकल ट्वाइन नहीं हो सकता बेटा ये। अगर आइडेंटिकल ट्वाइन होते तो दोनों में ब्राउन आइज या दोनों में ब्लू आइज जो होता है फिनोटिपिकली सेम होता है। जूही इज हेट्रोजाइगस फॉर ब्लू आइज। देखो यहाँ पे तो क्लियर है ना कि जो है, अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक चीज और यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि ब्लू आइज या ब्राउन आइज डोमिनेंट है या रिसेसिव कौन सा। तो देखो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ताहिर एंड मरियम दोनों में ब्राउन आइज है। दोनों में ब्राउन आइज का मतलब है ब्राउन को कैपिटल बी से लिख देते हैं। लेकिन इसमें ब्लू आइज आ गई तो उसका मतलब है कि एक ब्लू आई इसमें शो हो रहा है, इनके माँ बाप में शो नहीं हो रहा। माँ बाप में इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि माँ बाप के पास ब्लू आई का जीन है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसको तो जो है ब्लू आई की जीन मिला है ना। अब वो दोनों में से किसी एक पेरेंट से, दोनों पेरेंट से मिला है लेकिन दोनों में से किसी एक में भी एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ब्लू आई रेसेसिव है। सही है। और ब्लू आई रेसेसिव है तो इसमें रेसेसिव कहाँ से आया, तो भाई जूही जो है हेट्रोजाइगस नहीं हो सकती क्योंकि रेसेसिव कभी भी हेट्रोजाइगस नहीं होता। जूही इज होमोजाइगस फॉर ब्लू आइज। यस, जूही जो है होमोजाइगस है ब्लू आइज के लिए, ये सही ऑप्शन है। सही है। हेमोफीलिया इज कॉज्ड बाय a sex-linked recessive allele. Two parents have a hemophilic son, normal son, a hemophilic daughter. दो पेरेंट, अच्छा दो पेरेंट है जिसमें एक हेमोफिलिक सन है, नॉर्मल सन है, हेमोफिलिक डॉटर है। तो क्या हो सकता है, देखो हेमोफिलिक सन का मतलब है ये तो उसको उसकी माँ से मिला। नॉर्मल सन का मतलब है उसकी माँ में एक नॉर्मल जीन में भी है। हेमोफिलिक डॉटर का मतलब है उसके अब्बा भी हेमोफिलिक होंगे, जभी तो इसमें दोनों मैच आ गया। समझ आ रही है बात। यानी देखो अगर इससे देखो तो बाप में वाई, बेटे से तो बाप से वाई आता है और बेटी से एक्स आता है। बाप में बेटी में एक्स आता है, तो इसका मतलब है बाप का जीनोटाइप ये होगा। माँ का जीनोटाइप देखो एक ये रहा, एक ये रहा। माँ का जीनोटाइप ये होगा, ये होगा बेटा। खैर तो आपके पास ये रहा ए। Okay. In a laboratory, while working on new species of fish, it is found that the fish has two varieties, red and brown. Okay. It was determined by another group of scientists in another laboratory that brown is dominant color in a species. Okay, brown जो है वो dominant है, red जो है वो recessive है. If we have brown fish with us in a laboratory, how can we determine whether they are homozygous or heterozygous? भाई अगर हमारे पास ब्राउन फिश है तो इसको क्या करेंगे, तो भाई सिंपल इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे। तो ब्रीड दिस फिश विद अ रेड फिश एंड चेक F1 जनरेशन। सही है, रेड तो होमोजाइगस होगी ना अगर ब्राउन डोमिनेंट है तो। ब्रीड दिस फिश विद अ रेड फिश एंड चेक F2, नहीं F2 तक जाने की जरूरत नहीं, F1 पे हमें पता चल जाएगा। नहीं F2 पे जाने की जरूरत है। यस,
नहीं, F1 पे देखो फॉर एग्जांपल अगर ये है ब्राउन और ये है रेड, तो अगर ये होमोजाइगस है तो F1 पे 100% होमोजाइगस रिजल्ट आएगा, अगर हेट्रोजाइगस है तो 50-50% आएगा। तो ए से पता चल जाएगा बेटा, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई ब्रीड दिस ब्राउन फिश विथ ब्राउन फिश, तो भी अगर हम चेक करेंगे तो पता लग ही जाएगा ये। लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चन जो है वो टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड था, तो इसीलिए ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसका मोर पॉसिबल जो है वो ए होगा। हेमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड recessive trait, hemophilia. Okay, the question is the diagram shows inheritance of hemophilia in family. What is genotype of a person 7? 7 year. अब पर्सन 7 में देखो, इसके एक बच्चे में हेमोफीलिया है, लेकिन इसकी खुद हेमोफिलिक नहीं है। तो बच्चे में हेमोफीलिया है, खुद हेमोफिलिक नहीं है, तो इसका मतलब इसका जीनोटाइप ये होगा, बच्चे में एक हेमोफीलिया का जीन आ गया, खुद नहीं है, तो ये इसका जीनोटाइप होगा हेट्रोजाइगस ये। सो बेटा आई गेस यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी, तो बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।